चरेवेती अर्थात चलते रहो चलते रहो। मध्य प्रदेश में मौजूदा दौरे सियासत का आलम कुछ ऐसा है कि सभी आदिवासियों के हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की पितृ संस्था यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सियासत में क्या भागीदारी है, ये किसी से छिपी नहीं। समय समय पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों ने सियासत को नित नई धार दी है। छत्तीसगढ़ दौरे के बाद अब संघ प्रमुख 3 दिवसीय दौरे पर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भागवत 18, 19, 20 नवंबर को जबलपुर प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मौजूद दौर में सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार योजनाओं का फीडबैक लेने में जुटे हुए हैं। वहीं सरकार की कार्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। ऐसे में संघ प्रमुख का महाकौशल दौरा भी बहुत कुछ कहता है। संघ प्रमुख के दौरे का बीजेपी जहां स्वागत कर रही है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर जुबानी तीर चल डाले। संघ का अपना एक काम है समाज जागरण करना, व्यक्ति निर्माण करना। देखो, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि थोता चना बाजे घना। कांग्रेस में घुन लग गया है, तो ऐसे खूं 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 आवाज करते रहते हैं कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक। पिछले एक साल में 4-5 बार उनका दौरा हो गया है, तो 2 संदर्भ एक साथ जुड़ गए हैं जो मोहन भागवत जी की चिंता का विषय है। एक तो आने वाला जो चुनाव है 2023 का और लोकसभा का 2024 का। आगामी विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का समय ही शेष रह गया है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अभी से चुनावी समर में आमने सामने हैं। एक और कांग्रेस अपने आप को आदिवासी हितैषी बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सत्ता, संगठन और संघ के समन्वय से शिवराज सरकार भी लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पाने में जुटी हुई है। हालांकि दोनों पार्टियों में तमाम कवायदों, रणनीतियों का फायदा किसे मिल पाता है, ये तो साल 2023 के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं मोहन भागवत, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, संघ प्रमुख हैं। उनके इस दौरे को लेकर क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से उनका ये दौरा चलेगा, तमाम विषयों पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले नजर IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या संघ के दखल से बदलेगी सूबे की सियासत? क्या मिशन महाकौशल लाएगा बीजेपी के अच्छे दिन? प्रदर्शनों, बयानों से जनता के दिल में क्या जगह बना पाएगी कांग्रेस? और अंत में, सियासी रणनीतियां 2023 में किसका करेंगी बेड़ा पार? ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी, सज्जन सिंह वर्मा जी ये कह रहे हैं कि 2 तरह की चिंताएं हैं संघ प्रमुख को। एक उन्होंने कहा 2023 का विधानसभा चुनाव और एक 2024। तो आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि चिंता है, इसलिए ये लगातार दौरे हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं विवेक जी, सबसे पहले तो जब भी भाजपा और संघ के रिश्ते की बात आती है तो उस तरह का कुछ है। कभी कहते हैं कि हम साथ साथ हैं जब कोई बात आती है, और वैसे जब कोई राजनीतिक ना हो तो कहते हैं हम आपके हैं कौन। मतलब स्थिति ये है कि वैसे संघ बोलता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, अगर आप सांस्कृतिक संगठन है, समाज सेवी संगठन है, तो उस समय संघ कहां चला जाता है जब विपक्ष आवाज मुखर करता है कि पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बहु बेटियों पे होते हुए अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ। उस समय संघ नहीं आता। संघ उस समय भी कहां गायब हो जाता है जबकि 800 से ज्यादा किसान काले कानून के खिलाफ मारे जाते हैं धरने प्रदर्शन पर, तो उस समय संघ गायब रहता है। आपको याद होगा विवेक जी,
संघ उस समय कहीं नहीं था जब उन किसानों को आतंकवादी ठहराया गया था, पाकिस्तान और चाइना प्रायोजित ठहराया गया था। एक दीप संधू नाम का कैरेक्टर आया था जो कि कहीं ना कहीं भाजपा का भेजा हुआ, संघ का भेजा हुआ भेदिया था, और बाद में फिर क्या हुआ उसका वो मतलब तो इस दुनिया में भी नहीं है। तो विवेक जी, ये बड़ी अजीब सी बात है। संघ और भाजपा का जो रिश्ता है, देखिए अगर आप सामाजिक संगठन है, हम मानते हैं आरएसएस कहता हम राजनीतिक संगठन नहीं, मान लिया, लेकिन अब राजनीतिक संगठन नहीं, आप सामाजिक संगठन है, मान लीजिए आप सांस्कृतिक संगठन है, तो आप हमेशा जो जनता की समस्याओं में नदारद क्यों रहती हैं? जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप देखें, पिछले अगर हम 2021 से बात करें, 1.5 साल की बात करें, तो लगभग छोटे बड़े मिलाकर 300 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं विवेक जी, और 15 से 16 बांध टूट चुके हैं। ये अभय जी बैठे यहाँ पर, मैं और वो एक ही जिले के हैं। कारम बांध जो टूटा था, कारम बांध 304 करोड़ की लागत का बांध, उसी कंपनी ने टीकरण में भी एक नहर बनाई थी, कारम नहर, 80 करोड़ की लागत से, वो भी 3 साल में टूट गई। तो इनके ऊपर संघ मुखर क्यों नहीं होता है? संघ कहां चला जाता है उस समय? अच्छा, क्या होता है जब भी भाजपा के लिए आप जब भी जमीन तैयार करेंगे तो भाजपा के लिए तो स्वीकार करिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार करिए कि आप भाजपा की या तो पितृ संगठन माने आपको, या फिर आप उनकी हम आपको बी टीम माने। कहीं ना कहीं तो आपका पूरी तरह से स्पष्ट है कि आपका भाजपा, और फिर आपके यहाँ के जो लोग जाते हैं जैसे राम माधव दवे, वो बाद में भाजपा में जाके राजनीतिक पद पा जाते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस को ये डिसाइड, जो मोहन भागवत जी जो आ रहे हैं, स्पष्ट बात है मोहन भागवत जी का कोई भी दौरा राजनीतिक दौरा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये कभी किसी बलात्कार पीड़िता के यहाँ गए हाल जानने कि बेटा क्या दिक्कत है, क्या आपके किसी गरीब आदमी के यहाँ गए? कभी नेमावर में हुई जो गैंग रेप की, नेमावर में जो घटना हुई जिसमें एक आदिवासी परिवार को 50 फीट नीचे जमीन के लिए उसके यहाँ गए? कभी नीमच में जैसे एक आदिवासी को घसीट कर मार डाला था, कभी उसके यहाँ गए विवेक जी? नहीं गए। तो यही हम कहते हैं, संघ और भाजपा का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। बस इसको समझने वाली बात है, अगर चश्मा भाजपा का पहनेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, अगर आप चश्मा कहते हैं एक आम नागरिक का पहनेंगे, निष्पक्ष आदमी का, तो आपको रिश्ता भली भांति समझ में आ जाएगा कि हाँ, भाजपा और संघ का रिश्ता क्या है। चलिए पूछ लेता हूं, भाजपा और संघ का क्या रिश्ता है? अभय प्रताप जी। देखिए अविनाश जी इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। अवनीश जी इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अवनीश जी उस बात को समझने के लिए संघ की शाखा में जाना पड़ेगा, और वहां संघ को समझना इतना आसान नहीं है। आज अखंड भारत की बात कोई नहीं करता। हमारे गौरवशाली इतिहास में जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो क्षेत्र कहाँ है, वो क्यों कहा जाता था, किस ताकत के कारण कहा जाता था, किन टुकड़ों के कारण कहा जाता था, वो आज देश कहाँ चले गए हमसे हटकर। क्योंकि जब हमारे पास सारी चीजें थी तो हम सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्न थे पूरे विश्व में। तो आज अगर उस विचार पर कोई काम करता है तो संघ करता है। और परम पूज्य जी का जबलपुर प्रवास, ही तो प्रवास उनके लगातार क्रम के प्रवास है। कोरोना काल में टल गया था, अभी वो प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी शामिल होंगे, वहां जो है कुटुंब परिवार का वो कार्यक्रम होता है कुटुंब, उसमें भी रहेंगे। तो ये लगातार, और जहां तक आप कह रहे हैं, आप पता कर लें अवनीश जी कि संघ के अनुबंधित संगठन जो है करीब 1,30,000 से ज्यादा सेवा कार्य कर रहे हैं। कढ़ाई बुनाई केंद्र के हो, महिलाओं को सहायता का हो, कोरोना में जो सेवा उन्होंने दी हो, अभी गुजरात में जो पुल का जो हादसा हुआ वहां संघ के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे रहे हो। तो ये तो ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र का विचार करता है, भारत के संपूर्ण अखंड भारत का विचार करता है। इसलिए इस पर को समझने के लिए अविनाश जी को शाखा में जाना पड़ेगा, तभी इसके बारे में जानकारी लग पाएगी उन्हें। अच्छा, अब मुझे तो नहीं लगता कि अवनीश जी शाखा में जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा अवनीश जी आपसे। रमेश जी का रुख करते हैं जी, आपकी बारी आने ही वाली है, बिल्कुल नेक्स्ट बारी। अच्छा रमेश शर्मा साहब, जबलपुर का ये विशेष दौरा है। जबलपुर अगर हम जिले के हिसाब से देखें तो एक जबलपुर है, लेकिन अगर प्रांत के हिसाब से देखें तो पूरा महाकौशल प्रांत है। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि जब महाकौशल प्रांत, जो कि सेंटर कहा जाता है मध्य प्रदेश की सियासत का, स्वयं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक तरह से गढ़ है, क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं बीजेपी बीते 10 सालों में कमजोर होती जा रही है। पिछले चुनावी नतीजे चाहे वो निकाय के हों, 2018 विधानसभा के हों, और अब हालांकि 2023 और 2024 पे दोनों पार्टियों का फोकस है। एक ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया इस विशेष महाकौशल दौरे को लेकर संघ प्रमुख के?
देखिए, मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि संघ प्रमुख की या संघ के किसी भी अधिकारी की जो यात्रा होती है उसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन हम संघ को मान सकते हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा 3-4 महीने पहले से तय थी और इस तरीके से संघ की जो क्षेत्रीय बैठक चल रही है, ये जो अभी उनका 3 दिन का प्रवास है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और ठीक ढंग से अजय जी बताएंगे कि उसमें अकेले महाकौशल के या मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता नहीं होंगे, उसमें राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, प्रकार से मध्य क्षेत्र की एक ये जो बैठक है इसके लिए उनका निर्धारित कार्यक्रम है। और राजनीति में कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, निश्चित रूप से भाजपा की जीतने पर उनको प्रसन्नता होती होगी, ये मेरा अनुमान है, लेकिन फिर भी उनके काम का असर भाजपा की जीत से, भाजपा की हार से कुछ नहीं पड़ता। ये भाजपा की जीत और हार तो छोड़ दीजिए, अगर आप संघ का इतिहास भी पढ़ेंगे तो उसमें संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगे, लेकिन उसके बाद भी उनके काम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका काम, संघ का काम राजनीति नहीं है, वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर संघ वाले राजनीति कर रहे होते तो आप मुझे 1962 में वो सरकार की सहायता के लिए क्यों आते भारत चीन के युद्ध में, या 1965 के युद्ध में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था संघ वालों ने संभाली थी, जिसकी प्रशंसा उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भी की है। या 71 के युद्ध में जो लोग कहते हैं कि अटल जी ने उनको दुर्गा कहा, वो उस समय संघ प्रमुख गुरुजी थे, उन्होंने उनको दुर्गा कहा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करते हैं, तो वो मैं समझता हूँ राजनीति से उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और वो वाक्य जो आपने जिक्र किया, अटल जी ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैंने इस बात को नहीं कहा था। ठीक है, अवनीश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं विवेक जी कि अभय भाई जो मुझसे कहते हैं संघ की शाखाओं में, तो मैं अभय भाई की पृष्ठभूमि बता दूं, इनके पिताश्री हमारी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, तो मुझे उम्मीद है ये भी संघ की शाखाओं में नहीं, हाँ कुछ सालों का अनुभव हो गया होगा इनका संघ की शाखाओं का, तो बात अलग, वो एक व्यक्तिगत बात है। बाकी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको विवेक जी, देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं, संघ पर प्रतिबंध लगा, किसने प्रतिबंध लगाया? सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया, जिनकी ये मूर्ति लगाते हैं मोदी जी, जिनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं गुजरात में। इसके अलावा अभय भाई अभी कह रहे थे कि अखंड भारत की कल्पना, अच्छी बात है, अखंड भारत। देखिए आप ध्यान रखें, भारत के जब बंटवारा हुआ था तो उस समय इनके एक नेता है जिनको अपना ये आदर्श इष्ट मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको कहते हैं, आपको याद होगा मुस्लिम लीग में वो बंगाल में वो मंत्री थे। मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जिसने देश के बंटवारे में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जिसका सबसे पहला पाकिस्तान में जाकर प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बना। तो ये सबसे पहले भाजपा को अपनी खुद की जानकारी दुरुस्त करना होगी और इन बातों के सवाल खुद में तराशने होंगे। क्या आप एक तरफ बात करते हो अखंड भारत, तो सबसे बड़ी बात है, बात समझे आप। देखिए हम हमेशा संविधान का सम्मान करते हैं, हमने जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसका सम्मान करते हैं। उसी इतिहास में है कि नेहरू जी भी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने बाकायदा कश्मीर मामलों का विशेष जानकार बनाया था श्यामा प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पटेल साहब को नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। और नेहरू जी की दूरदर्शिता थी बेसिकली। अंग्रेज देश छोड़ने की बात के बाद भी वो चाहते थे कि कश्मीर को एक वो बैटल लैंड बनाए, अपनी कहते ना एक वर्चस्व बना रहे वहां पे। और आज तक अगर ये देश की राजनीतिक पार्टी भाजपा है, मतलब जिस चीज से सदैव से हम लड़ते आए हैं कि जो हमारा जो बंटवारा हुआ उसमें अंग्रेजों की बहुत घृणित उसमें कहते ना रणनीति थी कि जिससे हमेशा ये लड़ते रहे। और आज हो क्या रहा है, आज हम आपस में लड़ रहे हैं। मतलब ये आज भी उस चीज का मतलब सबसे, क्योंकि इन्होंने को आजादी की इनको कहते ना वैल्यू मालूम नहीं है। आज अगर आजादी की वैल्यू, भाजपा का एक नेता अगर कभी जेल में रहा होता, भाजपा का एक नेता अगर आजादी के लिए कभी कुर्बानी दी होती तो इनको समझ आता संघ का या भाजपा तो था नहीं उस समय। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल अपने दिन जेल में काटे हैं। आप गांधी जी की भी कहें तो उन्होंने भी अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा पड़ाव जेल में काटा है। कई सारे नेताओं ने, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, बाल गंगाधर राव तिलक की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, मुझे बताएं आरएसएस के किस नेता ने जेल काटे देश की आजादी के लिए? कभी नहीं काटी। इसलिए इनको उस आजादी का मूल्य मालूम नहीं है। इसलिए ये बात देखिए, जिस देश का बंटवारा अंग्रेज करके, अच्छी बात है अखंड भारत होना चाहिए, लेकिन आप देखें ये जब आप एक सतत प्रक्रिया में जाते हैं, जब एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जाते हैं, आप बताएं, फिर तो ये कहेंगे
कि ये जो बात चलिए, शिवराज जी की ये बात बहुत करूं, अच्छा आपने उन्होंने इस विषय को धार दे दी है। मैं हाँ बोलिए सर, बोलिए। अभय जी से शिवराज क्षमा जी ने याचना के चुनाव साथ जीतने के लिए हाँ। ऐसे ऐसे जिले बना दिए हैं। मैं हाँ। आपको बताऊं, टीकमगढ़ जिले की बात करूं, हाँ। इनने एक निवाड़ी जिला बनाया है। हाँ। निवाड़ी जिला एक चलिए मुझे लगता है इस पे सबसे भी छोटा चर्चा कर जिसमें लेंगे, अभी 1.5 बहुत विधानसभा अच्छा है। पहलू आया है चर्चा करने का। रमेश जी तो आप मतलब कुछ कहना चाह रहे थे? ये जोड़ना चाहता हूं। बात करते हो हाँ। तो आप छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। कहा ये है, मेरा सवाल है अवनीश जी, जी जी, ने जो जी। कहा है हाँ, बोलिए सर। कि पहला जो प्रतिबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। आप इतिहास उठा के देख ले, वो 3 फरवरी को कोई बैठक थी गांधी जी की हत्या के बाद, कैबिनेट की बैठक थी। हाँ। नेहरू जी उसका की अध्यक्षता कर रहे थे। हाँ। उस बीच में किसी ब्यूरोक्रेट से किसी शब्द आया है, आप कैबिनेट के देख लीजिए, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में वो विवरण है। तो गांधी तो जी सरदार के पटेल ने नहीं कहा था, वो किसी शब्द आया है, किसी ने ये कहा कि इसमें संघ का हाथ भी हो सकता है। तो वहां एक तो किसी शब्द आया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जून में सबसे पहले जब सरसंघ चालक जी की गिरफ्तारी उस समय हुई थी, तो उसको लेकर के जून 48 में सबसे पहले जो चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल ने लिखी थी प्रतिबंध हटाने को लेकर के। इसके अलावा संघ प्रतिबंध हटाने को लेकर निश्चित रूप से जून 48 में ये सब रिकॉर्ड में है, ये सारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में है, और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में दिल्ली में मौजूद है सारा का सारा रिकॉर्ड। इसके अलावा अक्टूबर में एक मिनट रमेश जी अपनी बात कर ले, फिर अवनीश जी आप पूरी बात अपनी रखिएगा, पूरी बात, ताकि संवाद बिल्कुल सरलता और साफ गोई से चले। इसके अलावा कश्मीर के भारत विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करके उस समय के जो सरसंघ चालक थे गुरुजी, वो कश्मीर गए थे 16 अक्टूबर को, ये भी सब रिकॉर्ड में है। इसके अलावा डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए हैं। एक बार वो जेल आजादी की लड़ाई गए हैं, आजादी की लड़ाई में, क्या चीज, आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में एक बार वो जेल तब गए हैं जब वो कांग्रेस में थे, और दोबारा जेल तब गए हैं, ये संघ का उन्होंने गठन कर लिया था, ये 31-32 के आसपास की घटना है, वो जेल गए थे। दूर अगर हम ना भी जाएं, जो 1942 के आंदोलन में जबलपुर में जो गोली चली है, जो 17 साल का एक लड़का उसमें शहीद बलिदान हुआ है, वो संघ का स्वयंसेवक है, वो शाखा से जा रहा था, इस बीच में आंदोलन में शामिल हुआ, ये रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। जबलपुर कोई बहुत दूर नहीं है, 1942 की घटना है। बहुत अहम जानकारी आपने दी है। मैं अवनीश जी का सवाल जरूर पूछना चाहूंगा अभय जी से। अभय जी, देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघ पूछा था उन्होंने, संघ के किस नेता का योगदान था, और संघ वर्तमान में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है? क्योंकि आप लोग गैर राजनीतिक बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पूरी तरह से राजनीतिक रहता है। देखिए बिल्कुल, अब पहले तो मैं अवनीश जी का जवाब दे दूं कि अवनीश जी ने मेरे मतलब पर्सनली भी मेरे फादर का कोट किया उन्होंने। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि वो 77 में जनता पार्टी से एमएलए थे, और श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी के साथ जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री भी थे। इसलिए वो परिवार वहां से आया हुआ परिवार है। बाद में राजनीतिक जो भी परिस्थितियां बनी हो, और अभय प्रताप सिंह तो लगातार पहले तो बीजेपी से भी रहे हैं, इसको भी तो आप कोट करिए। मैं देखिए पहले अब चलिए छोड़िए, वो विषय नहीं है, आज का वो विषय नहीं है। चलिए आप भी जवाब। तो अभय प्रताप सिंह तो संघ का प्रथम वर्ष शिक्षित भी है, इसलिए, और शाखा गया है, इसलिए मैंने आपको कहा है। और जहां तक आज विषय की बात है, जो पूरा विषय जो सामने आया है, ये लगातार संघ के परम पूज्य जी के, जो जैसा कि कोरोना काल में बैठकें नहीं हो पा रही थी, तो ये उस बैठकों के हिस्से हैं। और नेहरू जी ने खुद बुलाया था गणतंत्र दिवस पर, स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था परेड में, वहां गए थे। और जैसा हमारे सम्मानित पत्रकार महोदय ने कहा कि चीन पर हमला करने वाला है, सूचना देने वाले गुरुजी थे स्वयंसेवकों के माध्यम से, और उन्होंने उनको आगाह किया था कि चीन हमला करने वाला है। तो ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका। और जब पहली बार ध्वज जो लियाकत और नेहरू जी का समझौता हुआ, जिसमें वहां पर हिंदुओं को संरक्षण पर नेहरू जी की लचर व्यवस्था रही, उसके कारण श्यामा प्रसाद जी ने नेहरू जी का साथ छोड़ा। तो ये सब महत्वपूर्ण विषय थे, जिस कारण श्यामा प्रसाद जी ने नेहरू, और कांग्रेस का गठन किसने किया था? कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज जो ये हुम थे उन्होंने किया था। और गांधी जी ने भी कहा था कि इसको जो है कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी क्यों नहीं रहे? 15 अगस्त 1947 को जब इतना स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, इतना बड़ा दिवस था, वो क्यों बंगाल में थे? क्योंकि आपके विभाजन की जो नीति के बाद आपने देश का जो स्वीकार कर लिया था, उसके कारण जो लाखों लोग हिंदुओं का जो अत्याचार हुआ, जो उनकी लाशें बिछाई गई उस समय, वो जो दृश्य था, उसके लिए गांधी जी भी कहीं ना कहीं व्यथित थे। इस कारण वो भी वहां उपस्थित नहीं थे। इसलिए ये सब इतिहास मालूम है। और आज संघ जो है, इसी स्वर्णिम जो हमारा इतिहास रहा है अखंड भारत का,
काम करने वाला एकमात्र संगठन है। देश में इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास कहां था और कैसे उसको वापस पाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अवनीश जी, आपको जवाब मिल गया। मैं इसके ऊपर एक गाना अर्ज करूंगा। आज अभय जी ने बड़े अच्छे से संघ से भाजपा के रिश्ते स्वीकार किए। मतलब चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता, मतलब स्पष्ट हो गया। मतलब संघ ये ना कहे कि हम राजनीतिक संगठन, संघ पूरी तरह से, हमें एक ही बात साबित करना थी विवेक जी कि संघ राजनीतिक संगठन है और ये बात स्पष्ट है कि संघ देश की आजादी में सहयोगी नहीं है। ठीक है, ये जो रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि सन 42 में ना तो मैं जा सकता हूं, ना अभय जी जा सकते हैं, और ना शायद रमेश शर्मा जी भी काफी युवा लगते हैं, इतने तो वो बुजुर्ग वो भी नहीं होंगे। तो सन 42 की बात देखिए आज करेंगे, लेकिन हाँ जो चीज लिखे थे, जो चीज सबको मालूम है कि वो ये मालूम है कि ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रणब मुखर्जी जी भी गए थे उनके संघ के नागपुर संघ प्रमुख कार्यालय में। अवनीश जी, आपके महामहिम राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी जी भी शामिल हुए थे कार्यक्रम में, संघ के मुख्यालय गए थे। हमने देखिए नहीं तो संघ में कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि राजनीतिक दल, कोई वो राजनीतिक दल है ही नहीं। संघ का हम कभी विरोध नहीं करते, आप समझे। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, विवेक जी एक सुंदर चीज सुनिएगा, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उस समय भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था, रमेश शर्मा जी को याद होगा। तो दिग्विजय सिंह जी ने आग्रह करके अपने वाजपेयी साहब से, वो पूरा जो भाजपा की कार्यकारिणी थी वो सबने आके सीएम हाउस में भोजन किया था। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति का जीस्ट रहा है, डीएनए रहा हमारे देश की राजनीति। हमने कभी नफरत नहीं बांटी, आप देख लें। और इस देश में आप समझें, शिवराज जी ने भी जो देखे बदले की भावना से कार्रवाई, नफरत आप समझे 2013-14 तक मध्य प्रदेश में भी नफरत नहीं बांटी गई। ये तो मोदी का दौर है कि संघ भी अपने आप को महसूस करता है कि संघ के पास आज कोई अधिकार नहीं बची। हम तो ये भी मानते हैं, आप स्पष्ट है, मोदी जी ने संघ को भी दरकिनार करके, कहते हैं ना, खूंटी पे टांग दिया संघ के अधिकारों को। और हमने ये भी देखा है, चलिए ये बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया है। मैं गडकरी जैसे अभय जी इसका जवाब दे दें, चर्चा एकदम अंतिम उमा भारती की वेदना भी देखी हमने। हाँ, पूछ लेता हूँ। देखिए अविनाश जी तो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज देश एक नए परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। जो गुलामी के प्रतीक ये लोग केवल वोट बैंक के कारण जिनको ये छू नहीं पाए, आज वो समय आया है जब जिसके लिए जो देश आज इंतजार कर रहा था कि हम गुलामी के वो सारे जो हम पर थोपी गई थी उनको हम हटा सके। आज स्वर्णिम भारत बन रहा है। आज G20 का हम नेतृत्व कर रहे हैं, G20 की हमें नेतृत्व मिला है। आज भारत विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा है, उसके पूरा देश का उनके साथ समर्थन है। इस तरह की अनर्गल बातें करके आप अपने मंसूबों को सफल करने का प्रयास ना करें और ये फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति जो आपने भी अपनाई है वो आपकी भी सफल नहीं होगी। हमें तो इनकी दासता स्वीकार है, इसलिए तो ये इनको आजादी का मूल नहीं मालूम विवेक जी। जी फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों की नीति आपके जो बयान में झलक रही है वो सफल नहीं होगी। भारत एक श्रेष्ठ भारत है और एक श्रेष्ठ भारत बनने को अग्रसर है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने देश के तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बने थे। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, जिस देश में सड़कें नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थी, वो सब उसके प्रधानमंत्री बने थे। आप एक वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के उनको प्रधानमंत्री पद उनको ना बताएं, वो एक हर देश के हर एक छोटे छोटे, आप देखें उन्होंने 5 साल का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। सोचो उनकी सोच देखें, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया, आप समझे, उन्होंने पूरा रेलवे का नेटवर्क बिछाया। तो अब इनकी बात समझे, काम करने से होता है। रेलवे तो आजादी के पहले ही आ गया था। मैं तो बताओ मुझे, मोदी जी ने 8 साल में क्या काम किया, देश बर्बाद किया है। PSU जो जवाहरलाल नेहरू बनाए थे बेचे, अपनी ओर से प्रतिक्रिया अवनीश जी, मैं प्रतिक्रिया अब रमेश जी से ले लेता हूं। बिल्कुल, हमारे पास कुछ मिनट का समय है। रमेश जी, आरएसएस पर ही हमारी चर्चा हो रही थी, हालांकि इसमें सारे फ्लेवर फिर मिक्स हो जाते हैं, लेकिन सन 1925 से यानी डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, गोलवलकर होते होते सुदर्शन जी तक और अब मोहन भागवत जी तक कितना परिवर्तन आया, बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन
बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए, मैं समझता हूं संघ की यात्रा में परिवर्तन कुछ नहीं आया। जो पहले दिन राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता की बात जो 5-7 लोग थे उन्होंने संघ के गठन के समय की, लगभग ये बात हुई। और संघ के कार्य का जो सूत्र है वो आपको जो गुरुजी का समग्र दर्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। और उसी ये ठीक है कि समय के साथ कई चीजें, कुछ शब्द बदले हैं, जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत अपना गणवेश भी बदला है, या हिंदू शब्द को भी थोड़ा सा उदार किया है कि आप भारतीय भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय के साथ थोड़ी सी शब्दावली या कार्यशैली जरूर बदली, लेकिन मूल सिद्धांत राष्ट्र और संस्कृति का उनका नहीं बदला। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारा सवाल केवल और केवल यही था, संघ प्रमुख के इस दौरे से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बदलाव आएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल 1925 में जिसकी स्थापना होती है, तकरीबन 97 वर्ष पूरे हो चुके हैं संघ को अस्तित्व में आए हुए, यानी कि 3 साल में 1 शताब्दी संघ की पूरी हो जाएगी। असंख्य नेता संघ ने दिए, इस देश को कई प्रधानमंत्री भी दिए, वर्तमान प्रधानमंत्री भी स्वयं सेवक ही हैं। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि संघ अपने एजेंडे में कुछ छिपे हुए तत्वों को बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से प्रस्तुत करता है। क्या ये हिडन एजेंडे हैं, या संघ जो दावा करता है गैर राजनीतिक संस्था होने का, क्या दम इसमें है? जनता अपने ओर से समझने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है जिसका नाम है आरएसएस। इंडिया एजेंडा की इस प्रमुख बिंदुओं की चर्चा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।